प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित। एनडीए और एमआईएम पार्टी पर जमकर साधा निशाना। कहा 10 लाख बेरोजगार युवाओं को दी जाएगी सरकारी नौकरी। झारखंड स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा बिहार में नीतीश की सत्ता जाना तय है। पटना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महागठबंधन नेताओं ने किया जीत का दावा। कहा एनडीए ने 7 साल में बिहार में कितना दिया रोजगार। और महापर्व छठ के लिए हो रही छठ घाटों की सफाई। हजारीबाग में महापौर और उप महापौर ने किया छठ घाटों का निरीक्षण। कहा झील की सफाई का काम अंतिम चरण पर। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न होते ही महागठबंधन नेताओं ने जीत का दावा किया है। मतदान के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और सोशल मीडिया के अध्यक्ष रोहन गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि 2 चरणों के मतदान के बाद ये साफ हो गया है कि महागठबंधन बहुमत से बस कुछ ही दूर रह गया है। साथ ही तीसरे चरण के मतदाताओं से अपील की कि महागठबंधन को जमकर वोट दें। बेरोजगारी से परेशान युवाओं ने महागठबंधन को अपना मत दिया है। प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री को लेकर बयान देते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी की चाल है। ओवैसी और मायावती को चुनाव लड़ाकर बीजेपी ने वोट काटने के लिए ये काम किया है। एनडीए बिहार में 15 सालों की बात कर रही है, लेकिन 5 साल पहले तक बिहार में क्या विकास हुआ है, इसकी बात एनडीए करे। वहीं प्रधानमंत्री 2014 का वादा याद करे, जो बिहार में रोजगार देने का किया था। 7 साल हो गए, लेकिन बिहार में कितना रोजगार इस दौरान दिया गया, ये सब जानते हैं। इसका श्वेत पत्र जारी करने की बात भी उन्होंने कही। किसी सदन के सदस्य नहीं होते और शपथ ग्रहण करते हैं, उन्हें 180 डेज, वो कभी 31 का कभी फरवरी, ये सब मिला के 180 डेज के अंदर, जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं 6 मंथ में किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होता है। लेकिन अगर कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य है और सदन का सदस्य है किसी का और उसका समाप्त होता है, तो मॉरली, नैतिक रूप से, परंपरा के रूप से उसे तत्काल उसी दिन त्यागपत्र दे देना पड़ता है। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी का, कि वो नरसिंह राव सरकार में मंत्री थे। 6 महीने के अंदर चाहते तो दोबारा शपथ ले सकते थे। उनका त्यागपत्र उन्होंने देके नैतिकता निभाई। पर ये नैतिकता की बात तो बेकारी करना है इनसे, जो चुने जाए किसी के टिकट पर और दूसरे में चले जाएं, तो उनसे क्या नैतिकता की बात करें। पर हां, उन्हें एक काम तो करना चाहिए था कि ये जो एक संवैधानिक मर्यादा और परंपरा है, इसका पालन करना चाहिए था। और उनसे ज्यादा पालन करना चाहिए महामहिम श्री राज्यपाल जी को और खुद नीतीश कुमार जी को। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आज महान बिहार, महान विरासत वाले बिहार के उन 2 चरणों के मतदाताओं का, जिन्होंने मतदान कर लिया है। कल रात में काफी देर तक हम लोग जगे, पवन खेड़ा जी और हमारी सारी टीम एक-एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट से, और जो हमारे कार्यकर्ता संगठन के लोग हैं उनसे, और कुछ आप पत्रकार बंधुओं से, लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोगों ने बात की है।
और बहुत ही धन्यवाद देते हुए मतदाताओं को हम विश्वासपूर्वक कहना चाहते हैं कि जो वार्ता के बाद हम लोगों ने एक नतीजे पे पहुंचे हैं कि इन 2 चरणों के बाद हमारे गठबंधन महागठबंधन को और उसके घोषित नेता तेजस्वी जी अब कुछ कदम बहुमत से दूर रह गए। कुछ बहुत कम संख्या दूर है वो। इसके लिए हम मतदाताओं के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और आग्रह करते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड जो है भाजपा का और जेडीयू का, एक जिनका जिक्र विक्रम भाई ने शुरू में ही किया था, तो आने वाले 3rd राउंड में जिनमें हम आप लोग भी कह रहे हैं कि हम बेहतर करने जा रहे हैं, बहुत लोगों ने कहा है, तो वहां इतना प्रबल बहुमत दे दें कि ये आंकड़ा 2/3 पार कर जाए, जिससे राजस्थान में जैसा प्रयास किया, मध्य प्रदेश में जैसा प्रयास किया, गोवा, मणिपुर, वो चाहे भी तो ये न कर पाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किशनगंज की, जहां सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के क्रम में किशनगंज पहुंचे, जहां सीएम ने ठाकुरगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि पहले बिहार में दंगा फसाद होता था, लेकिन आज उस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। आज सभी समाज की महिलाओं को बिहार में सम्मान मिल रहा है। बिहार में जंगल राज के समय अस्पताल में इलाज नहीं हो पाता था, लेकिन कुछ लोग आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इसी के साथ सीएम ने कहा कि जनता मालिक है, वो अपनी पसंद की सरकार चुनती है, लेकिन मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि वोट के लिए देश और समाज को बांटने वाले लोगों को नहीं चुने। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक सह उम्मीदवार नौशाद आलम के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील भी की। तब हमने आप लोगों की सेवा की है, हमारे मन में कोई दूसरी बात नहीं रहती है। बिहार का विकास करना, हर इलाके का विकास करना, समाज के हर तबके का उत्थान करना। अभी जो हमारे माननीय उम्मीदवार हैं नौशाद आलम साहब, ये सब बहुत सारी बातों की चर्चा कर रहे हैं और जो हम बोलते रहते हैं न्याय के साथ विकास, इसका मतलब ही हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका हाशिए पर है उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल, और यही तो हमने किया समाज के किसी तबके। और खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बज चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल, कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास। 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार। आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। साधना प्लस बिहार झारखंड के साथ। आजादियों का फलसफा, अब तक ना जो भी मिल सका, आगे है, आगे है, आगे उजाले हैं महागठबंधन को अब के मिलके जिताने वाले हैं। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें।
और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मधुबनी की, जहां जाप प्रमुख पप्पू यादव तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए मधुबनी पहुंचे, जहां जाप प्रमुख ने अपने जाप उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। आपको बता दें, हरलाखी विधानसभा सीट से संतोष झा जाप पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिसके लिए वोट मांगने पप्पू यादव मधुबनी पहुंचे। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव 7 नवंबर को होने हैं, जिसको लेकर सभी दल के राजनेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में जाप प्रमुख पप्पू यादव भी अपने चुनावी सभा के जरिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि कोरोना महामारी और बाढ़ में हमने आम लोगों की मदद की है, इसलिए वो मेहनत की कमाई मुझे मिलनी चाहिए। और बेटा को मोटरसाइकिल देके आत्मनिर्भर करेंगे। लोन 2 लाख से 10 लाख रुपया का लोन देंगे हम आपको, और वो 3 साल के लिए लोन देंगे। आपसे मूलधन मात्र लेंगे, 3 साल में आप एस्टेब्लिश हो जाइए उस लोन के पैसे से, और 3 साल के बाद आप सूद ब्याज पप्पू यादव को नहीं दीजिएगा, मूलधन लौटा दीजिएगा, यही बहुत है। और आप अच्छा से रोजगार करिए। जिस गरीब के घर में बेटी होगा, मेरी सरकार आते ही बेटी होते ही बेटी के नाम से 1 लाख रुपया पे पप्पू यादव फिक्स डिपॉजिट करेगा। एक भी गरीब माँ 50% बेटी को। और बीजेपी नेता और भोजपुरी अभिनेता निरहुआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि विपक्षी कभी कभी पीएम मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, इसलिए जनता बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष को सबक सिखाने जा रही है। 10 नवंबर को बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है। सीमांचल में कांग्रेस के दावों पर निरहुआ का कहना है कि लड़ने का मजा तब आता है जब सामने वाला लड़ने के काबिल हो। एनडीए की सरकार ने भरोसा दिया है और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, तो हम लोग घूम रहे हैं पूरे बिहार में, देख रहे हैं कि लोगों का भरोसा है, विश्वास है, और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बना। विपक्ष कितना मजबूत है? कांग्रेस कह रहे हैं सीमांचल हमारा है, सीमांचल में हमारे सामने कोई नहीं है। वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अच्छी बात है। लड़ने का मजा तब आता है लड़ने वाला इस काबिल है। लड़ाई अच्छी है और लड़ाई होगी, पर ये तय है कि बिहार की जनता ने तय किया है कि रजीव सरकार में क्या आनी चाहिए, क्योंकि नींव तैयार है, नींव तैयार हो चुकी है। अब उस पर कितना सुंदर महल बनाना है, इधर भी देखिए, ये तय करेगा इस बार का। और अगली खबर हजारीबाग से है, जहां आज महापौर और उप महापौर ने हजारीबाग के छठ घाटों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि महापर्व छठ को देखते हुए सभी छठ घाटों में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हजारीबाग के झील में अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। वहीं हजारीबाग नगर निगम के कर्मी लगातार झील की साफ सफाई के लिए लगे हुए हैं। सफाई कार्य के निरीक्षण के लिए पहुंचे महापौर और उप महापौर ने बताया कि हजारीबाग के कई छठ घाटों की सफाई की जा रही है। इस दौरान कई छठ घाटों की सफाई की जा चुकी है। झील की सफाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जल्द ही इसे भी पूरा कर लिया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में छठ का महापर्व आयोजन हजारीबाग में अच्छे से हो सकेगा। ये तो हर साल नगर निगम के द्वारा छठ पर्व को देखते हुए झील से जलकुंभी निकालने के लिए अभियान चलाया जाता है, और मुझे लगता है कि छठ तक जितने भी जलकुंभी हैं वो साफ कर लिए जाएंगे, ताकि हमारे हजारीबाग के जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आगे क्या माने कुछ है, क्योंकि झील भी आज हो रहा है और भी कहीं छठ घाट है शहर नगर निगम क्षेत्र। देखिए, हजारीबाग का जितना भी तालाब है उस सभी को हम लोग सफाई अभियान के तौर पर चला रहे हैं, और आपको अभी जानकारी भी होगी कि जो छठ तालाब हमारा है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है अभी। और अभी नगर आयुक्त से भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि जितने भी हजारीबाग के छठ घाट हैं उन सभी को साफ किया जाएगा। और जमशेदपुर में जिले की ग्रामीण महिलाओं को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत कई तरह के प्रशिक्षण देकर उन्हें आजीविका से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक कुल पूर्वी सिंहभूम जिला में 1,60,000 महिलाओं को इसके तहत जोड़ा जा चुका है। वहीं इस संबंध में जिला कार्यक्रम प्रबंधक जेवियर एक्का ने कहा कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत झारखंड योजना
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आदि के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा महिला समूह को बैंक से ऋण भी दिया जा रहा है। साथ ही महिलाएं खेती बाड़ी भी कर रही हैं। सालाना हर महिला 60,000 रुपए भी कमा रही है। सरकार की ये पहल महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में कारगर सिद्ध हो रही है। सोसाइटी की तरफ से हम लोग के यहाँ मुख्यतः 4 प्रोजेक्ट चल रहा है। पहला है हम लोग का एनालिम, दूसरा है तीसरा है और उसके बाद इनके महिला सशक्तिकरण परियोजना। तो इसमें हम लोग पहला जो एनालिम के साथ लोग काम करते हैं, इसमें महिलाओं के साथ ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले तो हम जितने भी गाँव में गरीब, अति गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उसको हम लोग समूह में जोड़ते हैं और समूह में जोड़ करके उनको बैंक में उनका खाता खोलते हैं। खाता खोलने के बाद हम 3 महीने के अंतराल में उनको 15,000 का आरएफ देते हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। साधना प्लस बिहार झारखंड के साथ। उम्मीदों में गाती हर जुबान आगे उजाले हैं, आगे उजाले हैं। महागठबंधन को अब के मिलके जिताने वाले हैं। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मोतिहारी की, जहां मोतिहारी में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। बता दें कि बैरियाडी पंचायत में आपसी विवाद को लेकर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों के जमा होते देख दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही हरसिद्धि थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। बता दें कि थाना अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह ने मामले की कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। और मेरे बाबा जी को मार दिया विनोद पटेल ने। हम देखे कि मेरे बाबा जी के चाकू लग गया। मेरा अंकल जी अली नाम है उनका, क्लिनिक पर थे। उनका मेरे चाचा जी का वहाँ दुकान है, खोसी बकरी बनाते हैं। वो अपने दुकान पर थे तो हम दौड़ के भागे हम अपना अंकल का चाल करने के लिए। तब तक पीछे से भी दौड़ कर हमको भी एक चाकू लगा दिया। आपको भी जी सर, एक चाकू लगा दिया। और झारखंड सरकार ने आने वाले 5 सालों में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में बिरसा मुंडा बागवानी से किसानों की आय में वृद्धि को लेकर आम बागवानी मिशन चलाया जा रहा है। बता दें कि कमलाडी गांव के किसानों को पौधा लगाओ अभियान के तहत बंजर जमीन पर आम के पौधे लगाए गए हैं। साथ ही जंगली इलाकों के लिए सिसम, साल, सिरिस के पौधे भी लगाए गए। के तर्ज पे नई सरकार के गठन के बाद में वृहद पैमाने पे बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें कि पूर्व में तो बहुत कम रकबा में, कम एकड़ में ही आम बागवानी या फल बागवानी होता था। तो इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1000 एकड़ में आम बागवानी
का कार्य किया है। वरुण रवानी ने पढ़ा लिखा एक तो हमारे गांव का लड़का है, जो कि अभी बागवानी का सरकार ने जो दिया है वो लगाए हैं, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बागवानी अच्छा से लग रहा है और बेरोजगारी का इसका भी हल हो रहा है। अपना काम करते हुए अपना हाथ से खुदाई उदाई जो है पौधा को सेवा संभाल करता है, उसमें हमारे गांव का भी प्रोग्रेस हो रहा है और गांव वाला भी कुछ हम भी लगाए हैं थोड़ा सा। खुदरी जनमन से मोटामोटी 4 एकड़ में हम आम का पौधा लगाए हैं और आम का पौधा लगाए हैं, सागवान का लगाए हैं, अमरूद का लगाए हैं, महोगनी के भी लगाए हैं। तो हम सोचे कि 15 साल से बंजर भूमि जो प्रतीत था, तो हम सोचे कि दादा परदादा कुछ कर नहीं पाए, इसलिए हम सोचे कि अपना लगा लेता सहयोग से। मेरा भाई सहयोग में है अरुण कुमार राजीव रवानी, और इस सहयोग से हम सोचे कि हम आगे जाके भविष्य में हम कुछ उन्नति कर पाए। अभी हम बेरोजगारी बैठे हुए हैं ग्रेजुएशन करके, थोड़ा सोचे कि हम लाभ लें मुख्यमंत्री जनमन से योजना से। यही मेरा विचार है कि थोड़ा कुछ आगे बढ़ना है। और लातेहार जिले के बालूमाथ स्थित सीसीएल की मगध कोल परियोजना के पास होटल संचालक लक्ष्मी साहू के अपहरण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामले के बारे में परिजनों ने जानकारी दी कि उन्होंने हालचाल पूछने के लिए मंगलवार देर शाम लक्ष्मी साहू को फोन किया, जिसके बाद परिजनों को लक्ष्मी साहू की कोई जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने होटल में जाकर पूछताछ की, लेकिन फिर भी परिजनों को कुछ भी पता नहीं चला, जिसके बाद फोन कर 1 लाख फिरौती की मांग की गई। वहीं परिजनों ने बालूमाथ थाना को मामले की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और होटल संचालक की तलाश कर रही है। मेरा नाम लक्ष्मी साहू है और टंडवा थाना चतरा जिला ग्राम कुलंगा का निवासी है हम लोग। तो मेरा छोटा भाई है, चचा का लड़का है लक्ष्मी साहू, मगध कुलवरी 14 नंबर कांटा में झोपड़ी होटल चलाता है। तो मेरी भावो जो है उनकी पत्नी लक्ष्मी साहू का पत्नी फोन ट्राई रात से कर रही थी, तो नई बात बना। तब फिर सुबह में हम लोग गए उसका होटल में देखने के लिए, तो वहाँ गाड़ी लगा हुआ है और थोड़ा आटा भी छाना हुआ है, बिस्तर इधर उधर किया हुआ है। तो सुबह हम लोग नहीं देखने के बाद हम लोग भयभीत होने लगे कि कहाँ गया मेरा भाई। इसी बीच में फिर एक फोन आया कि नहीं, तब लक्ष्मी साहू जो मेरा भाई है पिता का बेटा, वो खुद फोन किया कि से भैया हम लोग को कोई अपहरण कर लिया है। तो फिर अपने ही नंबर से उसके बाद फिर फोन काट दिया। उसके बाद लगभग 1 बजे फिर फोन किया और अपहरणकर्ताओं के द्वारा बोला, वही बोला मेरा भाई बोल रहा है कि 1 लाख का डिमांड कर रहा है। तो बोले कि हम लोग ठीक है से बात सुरक्षित हो, तो बोला सुरक्षित है लेकिन मारपीट कर रहा है। और यही तो है बात भैया बता रहा है। क्या नाम? युवा क्रांतिकारी पार्टी के उम्मीदवार संजय दास पर हुए हमले के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिशनपुर में युवा क्रांतिकारी उम्मीदवार संजय दास पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। समस्तीपुर एसपी विकास बर्मन ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि कल्याणपुर विधानसभा के युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रत्याशी संजय दास को बिशनपुर चौक के पास अपराधियों ने गोली मार दी है। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल का इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस घटना के अनुसंधान के क्रम में मुख्य अभियुक्त गुड्डू दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पे त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और घायल संजय दास को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। उनके बाएं जांघ और घुटने के बीच में गोली लगी थी। उनसे प्रारंभिक पूछताछ में और डॉक्टर से इलाज के उपरांत उनसे जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि गुड्डू दास नाम का व्यक्ति है, 3 अन्य लोगों के साथ उनपे गोली चलाई गई है, जिसके संबंध में एफआईआर संख्या 460/20 दर्ज किया गया। और अगली खबर खलारी से है, जहां थाना क्षेत्र में अवैध कोयला लदा हाईवा डंपर को सीआईएसएफ ने जब्त किया है। आपको बता दें कि रास्ते के अंधेरे में तस्कर कोयले की तस्करी करने जा रहे थे। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ मौके पर पहुंची और हाईवा डंपर को चालक को पकड़ लिया और खलारी पुलिस के हवाले कर दिया। 2:30 पर हमारे जवानों की जो है मुस्तैदी की वजह से उनके सामने देखने में आया कि वो जो अपना ट्रांसपोर्टिंग रूट छोड़ करके और अपना बस्ती की तरफ एक सब रूट है उसको उसने जो है अपना गाड़ी को डाइवर्ट कर लिया था। तो हमारे जवानों की जो है मुस्तैदी से और सतर्कता से जो है उसको जो है चालक को रोकने के लिए कहा गया, उसका पीछा किया गया और चालक ने जो है भागने की कोशिश किया। इसी क्रम में जो है वो चालक पकड़ा गया
और उससे जो है पूछताछ अभी हम लोग जो है कर रहे हैं और साथ साथ में जो है उसको जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो आगे जो है जारी है। और इसके संबंध में जो है अपना कंपनी कमांडर है उनको जो है निर्देशित कर दिया गया है। औरंगाबाद में सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के बाद सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर किया गया। आपको बता दें कि ये पूरी घटना रफीगंज के उचौली मोड़ के पास की है। यहाँ रफीगंज प्रखंड के श्रीनगर निवासी सुरेंद्र चौहान, अरुण चौहान और भोला चौहान तीनों लोग अपने काम की तलाश में रफीगंज से शिवगंज जा रहे थे। इसी क्रम में उचौली मोड़ के पास अचानक रास्ते में आई एक गाय को बचाने के लिए तीनों लोग गिर गए और बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं स्थानीयों ने आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इनका इलाज करवाया, जिसके बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए चिकित्सा प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने घायलों को सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर कर दिया है। अगली खबर बक्सर से है, जहां एक बिजली की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, जिससे तकरीबन 20 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि एम्बेसडर होटल के सामने एक बिजली की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों में पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने फोन नहीं उठाया। फिर स्थानीय लोगों ने प्रशासन को भी इसकी सूचना देने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी फोन नहीं उठाया गया, जिसके बाद लोग फायर ब्रिगेड ऑफिस गए और टीम को साथ लेकर आए। फिर आग पर काबू पाया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा पनप रहा है। प्रयास किए जितने भी हमारे पास जो प्रशासन का नंबर है फायर एंड सेफ्टी वगैरह का, तो उसके कोई नंबर काम नहीं किया और नॉट रीचेबल बताया गया, स्विच ऑफ बताया गया। और उसके बाद हमने किसी थाना बांध। और खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।